हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। तो आज मैं आपको नॉन मेटलिक पॉइजन्स जो हैं वो टॉपिक में लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर मैं नॉन मेटलिक पॉइजन्स मैं करवाऊंगा आपको। तो अन अकेडमी के बारे में बताया। तो अन अकेडमी में बाहर के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए गाइडेंस देंगे, मेंटर करेंगे। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये एजुकेटर्स अपनी अपने सब्जेक्ट्स में एकदम टॉप है। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। जैसे कि जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब लाइव होती हैं। तो ऐसे में आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आपके ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो उनका डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहता है। ऐसे में वो जब भी वो फ्री हो वो यहाँ अन अकेडमी में आके नीट पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस भी दिया गया है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज का टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं। तो ऐसे में अगर आपका कोई भी डाउट है, आपके कोई भी क्वेरीज हैं, तो वो आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल्स की सुविधा मिलती है। अगर मान लीजिए एजुकेटर ने कोई क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, तो उसको आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ऐसे में आप अपने घर में बैठे बैठे आप जितने भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस है वो सारी आप घर पे बैठे बैठे एजुकेटर के सामने लाइव आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ेंगे। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप मेरा एक कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो 1 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो है 4500। 3 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो है 11,250। 6 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो है 18,000 रुपीज़। ऐसे 12 मंथ यानी 1 साल के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस वो हैं 22,500। ऐसे ही अगर मैं 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो मेरा, अगर आप कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, मेरा कोड यूज़ करने के बाद आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उससे आपको ये पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 12 मंथ प्लस 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं उन्हीं में ही आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। यानी कि 13 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको टोटल 2 साल यानी 24 मंथ्स का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो नॉन मेटलिक पॉइजन है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपने अंदर। हमेशा ये बोलिए अपने अंदर, जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करिए तो अपने अंदर ये बोलिए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट जो मैंने रिकॉर्डिंग दी थी वो मैंने कोरोसिव पॉइजन्स के ऊपर मैंने दी थी। वो मैंने कोरोसिव पॉइजन्स के ऊपर मैंने रिकॉर्डिंग दी थी। तो आज की जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मैं नॉन मेटलिक पॉइजन्स के ऊपर कर रहा हूँ। तो नॉन मेटलिक पॉइजन्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, वो हैं फॉस्फोरस, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और फ्लोरीन। तो चलिए एक एक करके इन सबको जानते हैं। सबसे पहले आयोडीन के बारे में जानते हैं। तो आयोडीन आयोडीन के जो फीचर्स हैं वो हैं ब्लूइश ब्लैक, सॉफ्ट
एंड स्केली क्रिस्टल विद मेटलिक लस्टर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आयोडीन के क्रिस्टल हैं, ये आयोडीन के क्रिस्टल्स हैं। इट हैज़ अनप्लीजेंट टेस्ट, इट गिव्स ऑफ वायलेट कलर्ड वेपर विद आयोडीन लाइक ओडर। तो ये थे इसके फीचर्स। अब यूज की बात करता हूँ मैं। यूज्ड इन एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन सच एज ल्यूगोल्स आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन एटसेट्रा। थेरेपेटिक पर्पस के लिए आयोडीन कहाँ यूज होता है? रेडियो एक्टिव आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। तो यहाँ पे हमने आयोडीन का एक थेरेपेटिक यूज भी देखा कि हम इसको जो है गॉइटर के अंदर, गॉइटर डिजीज के अंदर हम दे देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं, इट इज अ प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन फिक्सिंग प्रोटीन एंड कॉजिंग नेक्रोसिस। Locally, a strong iodine solution may cause an intense irritation. Systemic toxicity is due to combination of free iodine with serum bicarbonate causing metallic acidosis. It is also associated with hyperchloremia, hypernatremia, hyperosmolarity, and renal failure. Iodine vapors are irritant to respiratory passage. तो दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो नेक्रोसिस भी कर सकता है, इरिटेशन भी कर सकता है लोकली अप्लाई करने के, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी भी कर सकता है, और आयोडीन के जो वेपर हैं वो रेस्पिरेटरी पैसेज में इरिटेशन भी कर सकता है। एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन अगर मैं इनकी बात करूँ तो एलिमेंटल आयोडीन इज एब्जॉर्ब क्विकली फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. Small doses of iodine are usually changed to iodide and iodate in the bowel. Large doses are absorbed unchanged and react with body protein. They are changed largely to iodide and iodate before being excreted by all glands of the body. तो दोस्तों जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर कम अमाउंट में होता है तो वो तो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो अगर लार्ज अमाउंट में अगर है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड और आयोडेट के अंदर। फेटल डोज की अगर मैं बात करूं तो 2 से 4 ग्राम होता है आयोडीन का और 30 to 60 ml होता है टिंचर का। फेटल पीरियड होता है 24 घंटे यानी पूरा एक दिन। क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आयोडीन में कॉज एक्यूट एंड क्रोनिक पॉइजनिंग। तो चलिए एक एक करके जानते हैं एक्यूट और क्रोनिक पॉइजनिंग के बारे में। एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर सबसे पहले थे इनहेलेशन। Vapors of iodine cause irritation of respiratory tract, rhinorrhea, and produce cough, pulmonary edema, and glottic edema. लोकल की अगर बात करूँ, अगर लोकली अगर स्किन के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा? एप्लीकेशन में कॉज इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस विद येलोइश ब्राउन स्टेनिंग ऑफ स्किन। इंजेक्शन की अगर बात करूँ, अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया है, अगर किसी ने उसको ले लिया है, when ingested, iodine act as corrosive with pain extending from mouth to abdomen, increased salivation, metallic taste, vomiting, and diarrhea. The vomitus may be dark brown or blue in color with iodine odor. Iodine may cause nephritis, renal failure with suppressed urine or scanty urine. Urine is red brown in color and contain albumin. तो दोस्तों अगर किसी ने आयोडीन को इंजेस्ट कर लिया है, किसी ने उसको खा लिया है, तो ऐसे में क्या होगा? उसके अंदर पेन स्टार्ट हो जाएगा, सलाइवेशन इंक्रीज हो जाएगा, डायरिया, वॉमिटिंग जैसी चीजें होने लग जाएंगी उसके साथ, और जो यूरिन होगा वो रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा यूरिन। आयोडीन इंड्यूस्ड एक्यूट साइलाइडेंडाइटिस यानी कि आयोडाइड मम्स consisting of diffuse submandibular and parotid gland enlargement. It has been identified as a complication of using iodine in contrast radiography. तो आयोडीन क्या करेगा? मम्स क्रिएट कर देता है। यहाँ पे अगर मैं क्रोनिक पॉइजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ऑल्सो कॉल्ड एज आयोडिज्म, इट कॉज मेटलिक टेस्ट, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, lymphadenopathy and emaciation. पैरोटिड स्वेलिंग भी कर देता है, जैसे मैंने आपको बताया था एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर भी कि मम्स
क्रिएट कर देता है। क्रॉनिक पॉइजनिंग के अंदर भी मम्स क्रिएट कर देगा, स्टोमेटाइटिस कॉज कर देगा, कंजक्टिवाइटिस कॉज करेगा, राइनोरिया कॉज करेगा, स्किन मैनिफेस्टेशंस इन फॉर्म ऑफ इरिथेमा, अर्टिकेरिया एंड एक्ने टुगेदर रिफर्ड एज आयोडर्मा। तो यानी कि क्रॉनिक पॉइजनिंग के अंदर ये मम्स कर सकता है, और जो स्पेशल जो इसके फीचर्स हैं मम्स और आयोडर्मा, इसके अंदर इरिथेमा, अर्टिकेरिया और एक्ने, अगर तीनों एक साथ हो जाएंगे स्किन के ऊपर तो ये आयोडर्मा कॉज करता है। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक्यूट पॉइजनिंग की जो मैनेजमेंट होगी वो होगी डीकंटामिनेशन। डीकंटामिनेशन हम कैसे करेंगे, स्किन पे अगर एक्सपोजर होता है तो वॉश विद कोपियस वाटर, यानी कि बहुत बस 15-20 मिनट तक बस धोते जाओ, और या फिर 20% अल्कोहल। इससे भी हम अगर स्किन के ऊपर एक्सपोजर हो गया तो हम 20% अल्कोहल से भी हम धो सकते हैं, या फिर ढेर सारे पानी से 15-20 मिनट तक बस धोते जाओ, उससे भी डिकंटामिनेशन हो जाएगा। आई एक्सपोजर की अगर मैं बात करूं तो कोपियस इरिगेशन विद रनिंग वाटर, अगर मान लीजिए आइस में अगर गिर जाता है तो बस 15-20 मिनट तक बस पानी से आंखों को धोते जाना है। अगर जीआईटी की अगर मैं बात करूं तो गैस्ट्रिक लवाज कैन बी अटेम्प्टेड इफ नो इसोफेजियल इंजुरी इज प्रेजेंट और सस्पेक्टेड। गैस्ट्रिक लवाज कैन बी डन विद स्टार सॉल्यूशन और 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि अगर जीआईटी अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया है तो हम तभी गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई भी इसोफेजियल इंजुरी नहीं हुई है तो ही हम गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। और जब गैस्ट्रिक लवाज हम करेंगे तो हम किससे कर सकते हैं, स्टार सॉल्यूशन से या फिर 5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का 5% सॉल्यूशन हमें लेना होगा, उससे भी हम गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। थायोसल्फेट क्या करता है, थायोसल्फेट कन्वर्ट आयोडीन टू आयोडाइड। एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड चारकोल, तो जैसे मैंने आपको कुछ वीडियो पहले मैंने पूरा टॉक्सिकोलॉजी का मैंने मैनेजमेंट बताया था, उसके अंदर मैंने चारकोल के बारे में पूरा अच्छे से बता दिया था। तो चारकोल का अगर मैं रिवाइज करूं तो पाउडर होता है, ब्लैक कलर का पाउडर होता है, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हीमोडायलिसिस फॉलोड बाय कंटिन्यूअस वेनोवेनस हीमोडाइफिल्ट्रेशन, और फिर उसके बाद सपोर्टिव मेजरमेंट जो मैंने बताया था ABCDE। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर। सबसे पहले तो स्टॉप आयोडीन इनटेक, इंक्रीज इनटेक ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड विल compete with iodide at the level of renal tubule and thus promote excretion of iodide। तो क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम सोडियम क्लोराइड दे सकते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड विल compete with iodide at the level of renal tubule and thus promote excretion of iodide। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, NaCl क्या करेगा कि ये रीनल ट्यूब्यूल में आयोडाइड के साथ कंपीट करेगा, जिसकी वजह से आयोडाइड आसानी से निकल जाएगा। ऑटोप्सी फाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो क्लोथ्स में हैव येलो स्टेन्स, द स्किन, लिप्स, एंगल ऑफ माउथ एंड म्यूकोसा विल बी स्टेन येलोइश ब्राउन। गैस्ट्रिक म्यूकोसा में भी येलोइश ब्राउन स्टेन्ड, however it may appear blue if starch is present in stomach or starch solution is used to treat the patient। iodine like odor, congestion of organ। तो ऑटोप्सी फाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर आपको बस येलो कलर का चीज़ आपको ध्यान रखना है। सिर्फ अगर हमने गैस्ट्रिक लवाज करते समय अगर हमने स्टार्च का यूज़ किया है या तो उस टाइम पे हमें जो है ये येलो कलर नहीं मिलेगा, उस टाइम पे हमें ब्लू कलर मिलेगा। बाकी चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि येलोइश ब्राउन या फिर येलो कलर का हमें हर चीज़ मिलेगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में अकर ड्यू टू थेराप्यूटिक एक्सपोजर, iodinated radiological contrast media or agent are known to produce anaphylactic reaction। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आते हैं फॉस्फोरस के ऊपर। तो फॉस्फोरस की दो वैरायटी होती हैं, व्हाइट या फिर येलो फॉस्फोरस और दूसरा है रेड फॉस्फोरस। तो चलिए एक एक इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हम जान लेते हैं। तो कलर और अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो येलो फॉस्फोरस क्या होगा, व्हाइट वैक्सी क्रिस्टलाइन ट्रांसल्यूसेंट सॉफ्ट सिलेंडर, ऑन एक्सपोजर टू एयर बिकम येलो, यानी कि
वाइट फॉस्फोरस को ही जब एयर के एक्सपोजर में रख देते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है। अगर हम एयर के एक्सपोजर में नहीं रखेंगे तो वो वाइट कलर का ही रहेगा। रेड फॉस्फोरस क्या होगा? वॉयलेट रेड एमॉर्फस मास। टेस्ट एंड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो गार्लिकी ऑर्डर एंड टेस्ट, और यहाँ पे रेड कलर जो होगा वो ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ल्यूमिनोसिटी इन डार्क, जो येलो फॉस्फोरस होता है वो ल्यूमिनस रहेगा, यानी कि ग्लो करता है रात मतलब अंधेरे में। रेड फॉस्फोरस नॉट ल्यूमिनस। एक्सपोजर टू एयर, अगर हम इसको एयर के एक्सपोजर में रख देते हैं तो फॉस्फोरेसेंस शो करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा शो नहीं करेगा। टॉक्सिसिटी की अब बात करूं तो येलो और रेड फॉस्फोरस के अंदर जो ज़्यादा टॉक्सिक है वो होता है येलो फॉस्फोरस। यूज़ की अगर मैं बात करूं तो फॉस्फोरस कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो माचिस में यूज़ होता है, पटाखों के अंदर यूज़ होता है, मिलिट्री यूज़ होता है, मिलिट्री के अंदर भी जो बॉम्ब और गन पाउडर होता है उसके अंदर यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड एंड रोडेंटिसाइड के अंदर यूज़ होता है, और फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ होता है फॉस्फोरस। अगर मैं फेटल डोज की बात करूं तो फॉस्फोरस का जो फेटल डोज होता है वो 60 टू 120 मिलीग्राम होता है। अगर मैं रफली इसको कैलकुलेट करूं तो ये होता है 1 mg पर kg बॉडी वेट। फीटल पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 4 से 10 घंटा इसका फीटल पीरियड होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो येलो फॉस्फोरस इज अ प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन एंड इफेक्ट सेलुलर ऑक्सीडेशन. It is also hepatotoxic and cardiotoxic. It causes fatty infiltration and necrosis of liver and kidney. Locally, it produces several irritation or burn injury of skin and mucosa. अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो येलो फॉस्फोरस क्या करता है? सेलुलर ऑक्सीडेशन कर देता है। ये हार्ट और लीवर के लिए काफ़ी टॉक्सिक है। ये नेक्रोसिस कर देता है लीवर का और किडनी का। अगर ये लोकली गिर जाता है तो ये बर्न लाइक सिम्टम्स दिखाता है। एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब क्विकली व्हेन स्टमक कंटेन फैटी फूड. आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ऑर्गन वेयर इट इज retained and metabolized to hydrophosphate. Dihydrophosphate is excreted through urine and small part is excreted unchanged through feces and exposed air. यानी कि अगर मैं इसके एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो अगर किसी ने फैटी फूड लिया होगा तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर जाएगा फॉस्फोरस, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये मेटाबोलाइज हो जाता है हाइपोफॉस्फेट के अंदर। जो हाइपोफॉस्फेट होता है वो आसानी से यूरिन में निकल जाता है, और अगर ये यूरिन में नहीं निकला है तो जो है स्मॉल पार्ट जो होगा उसका फीसेस में अनचेस्ड निकल जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो एक्यूट पॉइजनिंग जो है, एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर 3 स्टेज देखे जाते हैं। 3 stages are usually recognized in acute phosphorus poisoning extending over a period of 8 to 10 days. First stage क्या होती है? It is one of acute irritation of GIT with vomiting, diarrhea and abdominal pain. There is garlicky odor. Vomitus and stool may be luminous in the dark. Fume may evolve from the stool and called as smoky stool syndrome. तो जैसे मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया था कि ये फॉस्फोरस क्या होता है? गार्लिकी ओडर शो करता है, ल्यूमिनस होता है। तो ऐसे में जब वॉमिटिंग या स्टूल पास होगा तो वो ग्लो करेगा, और फ्यूम भी निकलते हैं इससे। तो इसलिए जब स्टूल के थ्रू जब ये पास होता है तो इसलिए स्टूल से स्मोक भी निकलता है, इसलिए उसका नाम स्मोकी स्टूल सिंड्रोम कहा गया है। सेकेंड स्टेज की अगर बात करूं तो if patient survive, the acuteness of symptom may subside and condition appears to improve. यानी कि सेकेंड स्टेज तब अगर इन पेशेंट बच जाता है तो जो है सेकेंड स्टेज के अंदर पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होने लग जाएगी। थर्ड स्टेज में क्या होगा? द सिम्टम्स ऑफ फर्स्ट स्टेज रीअपियर विद इंक्रीज सीवियरिटी. मैनिफेस्टेशन ऑफ हेपेटिक फेलियर इन फॉर्म ऑफ टेंडर एंड enlarged liver, jaundice and pruritus and encephalopathy. There are purpuric hemorrhage area and cramp. Convulsion may appear at later stage.
रीनल फेलियर डेवलप विद ओलिगुरिया, हेमेचुरिया एंड एल्बुमिनुरिया। यानी कि फर्स्ट स्टेज के अंदर जो जो सिम्टम्स हमने देखे थे वो ही थर्ड स्टेज में आ जाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मैनर में आ जाते हैं, इंक्रीज सीवियरिटी। तो इंक्रीज सीवियरिटी के साथ आते हैं। तो यानी कि अगर मैं रिकॉल करूं तो फर्स्ट स्टेज के अंदर सिम्टम्स आएंगे, सेकंड स्टेज के अंदर सिम्टम्स नहीं आएंगे, इंप्रूव करने लगेगी कंडीशन, और थर्ड स्टेज के अंदर फिर से फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स आएंगे और वो भी काफ़ी सीवियरिटी के साथ। डिक्रीज इन ग्रैनुलोसाइट काउंट नोटेड। थर्ड स्टेज के अंदर हमें ग्रैनुलोसाइट का जो काउंट होगा वो भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। बोन मैरो को डिप्रेशन देखने को मिलेगा। बायोप्सी रिवील डिक्रीज्ड सेलुलर मास विद डीजनरेटिव चेंजेस। लोकल एप्लीकेशन कॉज कोरोसिव बर्न। तो दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमने एक्यूट पॉइजनिंग देखा। क्रोनिक पॉइजनिंग के बारे में आप जानते हैं। तो क्रोनिक पॉइजनिंग अकर ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इरेक्टेशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, वेस्टिंग एंड वीकनिंग ऑफ मसल्स देखी जाती है इसके अंदर, एनीमिया और जॉन्डिस देखा जाता है क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर। इसके अंदर दोस्तों एक खास वर्ड आता है, एक खास टर्मिनोलॉजी आती है, वो आती है फॉसी जॉ, जिसको ग्लास जॉ के नाम से भी जाना जाता है। फसी जॉ डेवलप्स, इट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ जॉ बोन, लोअर जॉ, ड्यू टू chronic phosphorus poisoning. Initially, there is toothache in caries tooth with swelling of the gums. There is loosening of teeth, sloughing of gum, followed by necrosis, sequestration, and osteomyelitis of mandible. तो इसके रिगार्डिंग मैंने इमेज रखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में। ये है आपका फसी जॉ। तो जैसे मैंने आपको इमेज के अंदर दिखाया था, ये क्या होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है लोअर जॉ का क्रोनिक पॉइजनिंग की वजह से। द epiphyses of children become compact, and in adult the hervation canal and marrow spaces are filled with the dense bone. यानी कि बच्चों के अंदर जो एपिफाइसिस एरिया है वो इफेक्ट करने लग जाएगा, और अडल्ट्स के अंदर जो हर्वेशन कैनाल्स हैं वो डेंस होने लग जाएगी। आपने जो है एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा, जो बोन्स होती हैं उसके अंदर हर्वेशन कैनाल एंड वॉक्समैन कैनाल, दो टाइप की कैनाल्स होती हैं। तो उसी के अंदर जो बोन्स जो होंगी वो एकदम डेंस हो जाती हैं इस पॉइजनिंग के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट इसका कैसे होगा, डू नॉट गिव मिल्क और ऑयली और फैटी फूड ड्रिंक बिकॉज इट विल एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस। गैस्ट्रिक लेवाज विद पोटेशियम पर मैग्नेट 1:5000, 1:5000। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या करता है, गैस्ट्रिक लेवाज हम करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट से, तो पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइजेस फॉस्फोरस इनटू लेस टॉक्सिक फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या करेगा, फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देगा फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट के अंदर, जो कि एक लेस टॉक्सिक कंपाउंड है। इंट्रावेनस फ्लूइड सपोर्ट हम देंगे, विटामिन के देंगे फॉर हाइपोप्रोटोथ्रोम्बिनीमिया, क्योंकि हमने देखा था कि बोन मैरो इसके अंदर डिप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर विटामिन के देते हैं। ब्लड एंड प्रोडक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ कोएगुलेशन कैस्केड, ग्लूकोज फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर हाइपोकैल्सीमिया, बेंजोडाइजेपिन फॉर कन्वल्शंस। तो मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा कि मिल्क, फैटी फूड जैसी चीज़ें हमें नहीं देनी है। पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ हमें गैस्ट्रिक लेवाज करना, वो भी 1:5000 के रेशियो में। हमें फ्लूइड सपोर्ट देना रहेगा, विटामिन के देना रहेगा। हमें ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कोआगुलेशन फैक्टर जो होते हैं, कोआगुलेशन कैस्केड जो होता है, उसको करेक्टिव मेजर्स हमने करने पड़ेंगे। ग्लूकोज देना पड़ेगा ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। कैल्शियम ग्लूकोनेट देना रहेगा ताकि हाइपोकैल्सीमिया ना हो जाए, और बेंजोडाइजेपिन देना रहेगा कन्वल्शंस के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं ऑटोप्सी फाइंडिंग के ऊपर। तो पेटिकल हेमरेज में बी नोटेड ओवर द स्किन, जॉन्डिस, गार्लिक ओडर, gastric mucosa is yellowish or greenish white in color and softened. Gastric content emit garlicky odor and luminous in dark. Liver show necrobiosis. Liver is enlarged, doughy in content and consistency, uniformly yellow, and contain many hemorrhagic area in parenchyma.
Heart, kidney, and voluntary muscles fiber show fatty degeneration. On microscopy, hepatocellular necrosis and cholestasis is seen. मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग काफ़ी फ्यू केस में देखा गया है और सुसाइडल और होमिसाइडल पॉइजनिंग भी काफ़ी रेयर होता है इस केस में। तो दोस्तों हमने फॉस्फोरस के बारे में काफ़ी कुछ जाना। फॉस्फोरस में हमने बार बार गार्लिकी ऑर्डर के बारे में हमने जाना। गार्लिकी ऑर्डर तो मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक दे देता हूँ कि गार्लिकी ऑर्डर के लिए एक छोटा सा निमोनिक है, वो है CAP कैप। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो गार्लिकी ऑर्डर के लिए निमोनिक है CAP कैप। C से आपका सेल्फॉस, A से आपका आर्सेनिक और P से आपका फॉस्फोरस। तो गार्लिकी ऑर्डर के लिए एक छोटा सा निमोनिक है, G कैप के नाम से भी आप याद कर सकते हैं या फिर गो कैप के नाम से भी याद कर सकते हैं। G से गार्लिकी और O से ऑर्डर। तो गार्लिकी ऑर्डर, गो कैप या फिर सिंपल कैप। तो ये जो पिक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, फसी जॉ, ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ लोअर जॉ देखा जाता है इसके अंदर फॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर, वो भी क्रॉनिक, इसमें यहाँ पे मेंशन करा था क्रॉनिक पॉइजनिंग के अंदर। क्रॉनिक पॉइजनिंग के अंदर हमें फसी जॉ देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहीं पे आज की वीडियो एंड करता हूँ। एंड करने से पहले ये रहा हमारा रेड फॉस्फोरस और ये हो गया हमारा येलो फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस ही जब एयर के एक्सपोजर में आता है, एक्सपोजर टू एयर, तो ये जो है येलो फॉस्फोरस बन जाता है, नहीं तो ये वाइट फॉस्फोरस ही रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में एंड करता हूँ। एंड करने से पहले, व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। मैं जानता हूँ दोस्तों ये जो फेस है काफ़ी स्ट्रगल वाला फेस है, काफ़ी सारे लोग के अंदर डीमोटिवेशन भी आता है। तो दोस्तों जब भी आपको डीमोटिवेशन फील हो, हमेशा ये सोचिएगा कि आपने ये पाथ क्यों चुना है। आप अगर कोई ईयर ड्रॉप कर रहा है तो उनके लिए अगर मैं बोलूँ तो वो ये ईयर ड्रॉप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना एक गोल, क्योंकि उनका एक एम है, उनका एक गोल है। वो एक काबिल डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो नीट पीजी क्रैक करके अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे ब्रांच में जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये साल ड्रॉप कर रहे हैं या वो इस स्ट्रगल वाले फेज में हैं। तो इसलिए दोस्तों जब भी आपका मन करे कि बस अब डन, अब नहीं, तो हमेशा ये सोचिएगा कि जो है मुझे एक काबिल डॉक्टर बनना है। हमारे जो चाहने वाले जैसे हमारे पेरेंट्स, मुझे उनका नाम रोशन करना है। बस ये कुछ सालों की पढ़ाई, कुछ महीने की पढ़ाई, अगर मैं ये अभी, अगर ये अप्रैल चल रहा है अभी, तो पूरा 9 महीने बचे हैं अभी भी। अगर ये आप 9 महीने अच्छे से अपनी लाइफ का बेस्ट दे देते हैं, आपकी पूरी लाइफ सुधर जाएगी। मैं बार बार ये कहते आया हूँ कि ये जो टाइम है, अगर आपने इसमें अच्छे से पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, MCQ सॉल्व कर लिए, हार्ड वर्क कर लिया, तो आपकी पूरी लाइफ इसमें सेटल हो जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसा फेज़ है कि इसके बाद आप स्पेशलिस्ट बनते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप अच्छी रैंक से क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद आप जो है काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ के साथ आप कर ले जाते हैं। हालाँकि उसके बाद भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, लोग नहीं रुकते हैं, उसके आगे फर्दर स्टेजेस के लिए भी जाते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम लोग के लिए लास्ट पॉइंट होता है। यहाँ के बाद लाइफ एकदम सेट हो जाती है। यहाँ के बाद ही जो असली जो कमाना स्टार्ट होता है, अगर फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो कमाना स्टार्ट होता है। असली जो नाम जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो इसलिए ये जो टाइम पीरियड है, ये अगर आप बेस्ट दे देते हैं, ये 9 महीने अगर आप अपना बेस्ट दे देते हैं, तो आने वाला टाइम आपके लिए एकदम गोल्डन टाइम रहेगा, एकदम ही बेस्ट टाइम रहेगा। आप अपने इस टाइम के लिए हमेशा आप थैंक यू बोलेंगे। तो इसलिए इस टाइम को कभी वेस्ट मत जाने दीजिए। अगर आपको डिमोटिवेशन फील होता है तो आप क्या करें, जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे आपके जो लव वन है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, उनके आप फोटो आप रख लीजिए और हमेशा ये सोचिए कि मुझे इनके लिए पढ़ना है, मुझे इनका नाम रोशन करना है, मुझे इनके लिए एक काफ़ी अच्छे कॉलेज में जाना है। तो हमेशा एक ये ट्रिक करके देखिए जब भी आपको डिमोटिवेशन फील हो। तो
दोस्तों एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा अनअकैडमी का जो लेट्स क्रैक नीट पीजी चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा हमारी नई नई वीडियोस का, इससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करा करिए। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और भी ज़्यादा अच्छे से स्लाइड्स रखने के लिए, और भी ज़्यादा इमेजेस रखने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मेहनत आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। भूलिएगा नहीं दोस्तों, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन के टाइम पे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की अगर मैं बात करूं मैं, तो 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो होते हैं वो होते हैं 30,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको 30,000 नहीं देना, ये आपको पड़ेंगे 27,000 रुपीज़ का बस। ऐसे ही अगर मैं आपको 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं मैं, तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं 22,500। ऐसे 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं वो होते हैं 4,500। तो दोस्तों अगर मैं इनको कैलकुलेट करूं तो 13 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस में आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि 13 मंथ में ही आपको पूरे 24 मंथ्स का बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। मेरा जो ऐप है, जो इसके अंदर जो ऐप है अनअकैडमी का जो ऐप है उसके अंदर मेरी लाइव क्लासेस होती हैं। तो अगर आपके आज की वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मेरी लाइव क्लासेस में आके आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। आपको ऑन द स्पॉट आपको तुरंत आंसर उसका मिल जाएगा। लाइव क्लासेस का यही बेनिफिट होता है दोस्तों कि आप अपने घर में कंफर्टेबली बैठ के आप जो है हम लोग के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने उस लाइव क्लासेस के अंदर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन हैं, तो आप अपने ही घर में बैठे बैठे आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, करेक्ट आंसर आप चूज कर सकते हैं और आपको उसका रिजल्ट तुरंत दिख जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक लेके आऊँगा मैं। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आज मैं न्यूज़ देख रहा था 3,000 से पार पहुंच गया कोरोना वायरस के भारत में केसेस। तो हम लोग मेडिकल सेक्टर में हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे में जितना हो सके हम उतना सर्व करें। सबसे मेन बात है रूमर्स को फैलने से बचाएं। जो भी गलत रूमर फैलते हैं, जो भी अफवाहें फैलती हैं, उनको बचाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ है, अगर हमारे कानों में अगर कुछ सोशल मीडिया में कहीं पे भी अगर हमारे सामने कोई भी रूमर्स फैलते हुए नज़र आते हैं तो उनको हमें बचाने चाहिए। चाहे भले ही वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो जो है किसी कम्युनिटी को लेके हो। हमारा बस फ़र्ज़ ये है कि इस टाइम पे हमें एकजुट रहना है और हमें इस कोरोना वायरस के खिलाफ एकदम मतलब एक साथ रहना है ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें। तो चलिए दोस्तों इसके साथ थैंक यू सो मच।